नमस्कार दोस्तों, 30 सेकंड की गारंटी सुन लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने के, और ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इन 5 तरीकों को सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार इस तरीके से हमने कभी सोचकर नहीं देखा, तो मल्टीबैगर स्टॉक को इन तरीकों से भी ढूंढा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद, गारंटी है मेरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मल्टीबैगर स्टॉक से जुड़ी हुई और किसी वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका दिमाग इतनी तेजी से चलना शुरू हो जाएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप इन तरीकों से भी मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं वो पूरा देखिए, और जो व्यक्ति जाना चाहता है वो यहां से जा सकता है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन 5 तरीकों पर चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। मल्टीबैगर स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई स्टॉक 100 गुना रिटर्न देता है तो वो मल्टीबैगर स्टॉक कहलाता है, ये जरूरी बात नहीं है। एक स्टॉक है जो कि पहले अंडररेटेड होता है, लोगों की उस पर नजर नहीं होती है, फिर वो स्टॉक रेटेड कैटेगरी के अंदर आता है, और फिर वो स्टॉक सुपर रेटेड कैटेगरी के अंदर चला जाता है। जब वो स्टॉक सुपर रेटेड कैटेगरी के अंदर चला जाता है तब उस स्टॉक को लेने का कोई फायदा नहीं। जब वो स्टॉक रेटेड कैटेगरी के अंदर हो तब भी अगर आप उस स्टॉक को लेते हैं तब भी वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे देता है। लेकिन जब वो स्टॉक अंडररेटेड होता है तब अगर आप उसको लेते हैं और वो सुपर कैटेगरी तक पहुंचता है तो उस स्टॉक में मल्टीबैगर्स रिटर्न देखने को मिलते हैं। दैट इज द मल्टीबैगर स्टॉक। एक सिंपल से एग्जांपल से देता हूं। आज से 4 से 5 साल पहले अगर आपसे कोई कहता भी टाटा मोटर का स्टॉक खरीद लो, तो वो एक अंडररेटेड स्टॉक से 60 रुपए से 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज वो स्टॉक 800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो वो अंडररेटेड से आज वो रेटेड स्थिति पर पहुंच चुका है। आज भी आप उसको खरीदते हो उसके फंडामेंटल को देखकर, किसी प्राइस को देखकर, या जो भी आपको समझ में आता है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो भी टाटा मोटर आपको 10 से 15 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। लेकिन आज से 15-20 साल बाद अगर वो आप उस स्टॉक को खरीदोगे तो वो सुपर स्टेट कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएगा, और उस समय अगर आप उस स्टॉक को खरीदते हो तो आपको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। एग्जांपल के लिए एमआरएफ, अगर आप उसे 1,25,000 पर आज खरीदते हो तो चाहे 10 साल ही क्यों ना हो जाए, 10 साल इंतजार करने के बाद भी वो आपको 5 गुना भी रिटर्न बनाकर नहीं दे पाएगा, क्योंकि 5 गुना होने के लिए उस स्टॉक का प्राइस 7 लाख के आसपास होना चाहिए। तो वेल, मुझे लगता है आपको मल्टीबैगर स्टॉक का मेन कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 5 तरीके पर चलते हैं। सबसे पहला तरीका है फॉरेन इकोनॉमी बट इंडियन कल्चर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस पॉइंट। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आपको हर एक स्टॉक के फंडामेंटल को जांचने की आवश्यकता नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सिंपल तरीका ही है। और जब मैं कहता हूं सिंपल तरीका, तो वास्तविकता में इतना सिंपल तरीका है जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे डाटा पॉइंट से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है अगले 5 से 10 साल 15 साल के अंदर, और उनमें कौन से स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक बात और है जो मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं जिन भी स्टॉक्स का नाम लूंगा वो केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पर होंगे, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है ये रिकमेंडेशन है तो अपना एनालिसिस करने के बावजूद ही किसी स्टॉक को आप खरीदिएगा, और ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है आपके। अब फॉरेन इकोनॉमी और इंडियन कल्चर का मतलब क्या है? इसके अंदर आप सहायता लेते हैं दूसरी इकोनॉमीज का सहायता लेते हैं। कि अब जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत से अच्छी इकोनॉमिक स्थिति के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? यूएस निकल कर आता है, चाइना निकल कर आता है, जापान निकल कर आता है। हम केवल ये 3 देश लेकर चलते हैं। अब यहां पर आप एक चीज सोचकर देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यूएस तक पहुंचने में उसको कितने साल और लगेंगे? आपको लगता है यार 20 साल और लगेंगे कम से कम, क्योंकि जिस तरह भी अगर बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं तो भी हमें 20 साल के आसपास लग जाएंगे, 10 साल के आसपास लग जाएंगे, जो भी आपको समझ में आता है। आप ये देखो कि पिछले 10 साल के अंदर या पिछले 20 साल के अंदर यूएस के कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। तो आप अगर ऐसा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे तो आपको दिखेगा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिली है। आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिली है। आपको पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा डिफेंस के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप जापान के अंदर जाए, चाइना के अंदर जाए, यूएस के अंदर जाए, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज का आप देख लीजिए, हेल्थ केयर का आप देख लीजिए, उन सबको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगी। आपको यही चीज देखना है इंडिया का, लेकिन इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर जैसे आप चाइना जाते हैं तो वहां पर चाइना के अंदर सबसे ज्यादा उद्योग इन चीजों का होता है, मीट का उद्योग सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वो भारत में नहीं होता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर जो मीट है, तो मीट से जुड़ी हुई जो कंपनी है उनको डायरेक्टली फायदा देखने को मिलेगा। आपको ये देखना है इंडियन कल्चर के अंदर वो कौन से फॉरेन बिजनेसेस हैं जो वहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ करें और ग्लोबली बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, और इंडिया भी उसी और अग्रसर है। इंडियन इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली है क्योंकि यूएस इकोनॉमी पहले ही बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है। अब एग्जांपल के लिए आप 2018 के अंदर बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार यूएस के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रोथ कर रही हैं। आपको पता चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, टेस्ला फेस्ला बहुत सारी आपने नाम सुने। अब आपको जब ये चीज समझ में आती है और आपको एक बात अच्छे से पता है कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं चाइना से मैच नहीं करता, क्योंकि चाइना के अंदर नॉन वेज वगैरह बहुत सारी चीजें होती। लेकिन जब हम यूएस कल्चर की बात करते हैं तो लोग, अगर आप देखेंगे इंडिया के, तो वो यूएस की ओर जा रहे हैं, यूएस कल्चर की ओर प्रमोट हो रहे हैं। आप देख लीजिए, आप किसी भी एक्टिविटीज के अंदर देख लीजिए, कपड़े पहनने से लेकर और कुछ भी चीज यूएस की ओर निकलते जाए। इसी वजह से अगर आप जो कंपनीज भी देखेंगे वो भी इस तरह के नाम लॉन्च करती है अपने ब्रांड के साथ, ताकि वो उनको लगे वो फॉरेन ब्रांड है, जिससे वो ज्यादा पैसा ले सके कस्टमर्स की। तो
अगर आप 2018 के अंदर बैठे हैं और आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली है और आप यूएस की ओर देख रहे हैं, तो आपको पता चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी इनके सेक्टर के अंदर। तो जब आप 2018 में बैठकर ये सारी चीजें सोच रहे हैं और अब जब आप ये सारी चीजें इंडिया के अंदर देखते हैं कि भैया इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या है, और याद रखिएगा आज आप 2018 के अंदर बैठे हैं, तब आपको पता चलता है, आप थोड़ी रिसर्च करते हैं इसके बारे में कि भैया गवर्नमेंट भी इसके अंदर काम कर रही है, कुछ कंपनीज भी इसके अंदर काम कर रही है। तो हो सकता है आज आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें पेट्रोल और डीजल का यूज कभी बंद करना पड़ेगा और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो वो हो सकता है आज आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है, ये आप सोच कर। इसी तरह का एक और सेक्टर निकल कर आता है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर। अब इसके अंदर इन दोनों ही सेक्टर के अंदर जब आप रिसर्च करी तो आपको पता चला भी इससे जुड़े हुए स्टॉक्स भी है, कंपनीज भी काम कर रही है, इनमें इनका इतना मार्केट शेयर है, इनमें इतना मार्केट शेयर है। और इन सारे रिसर्च के अंदर आपके सामने 2-3 नाम निकल कर आते हैं। टाटा ग्रुप का नाम निकल कर आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम निकल कर आता है, इस तरह के नाम निकल कर आते हैं, टाटा पावर, बैटरी बनाने वाली कंपनियां, इन सभी चीजों को फायदा देखने को मिलता है। और आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है आपने 2018 में ना किया हो, 2019 में किया हो, 2020 में किया हो, आपको लगा हो गया अब तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगर उस समय भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आज आपका पैसा 10 गुना तो मिनिमम हो चुका है, 10 गुना मिनिमम हो चुका है उन स्टॉक्स के अंदर। और अभी तक तो और बहुत बड़ी रैली आने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर के अंदर 2030-35 के अंदर। देखिए सीधी सी बात यह है, आपने किसी चीज को कॉपी नहीं करा, लेकिन आप ये सोचिए कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही, अग्रसर होती जा रही, ऊपर की ओर जाएगी। अब यहां पर आप सोचिए इकोनॉमी तो इकोनॉमी होती है, फिर वो चाहे यूएस की हो, चाइना की हो, जापान की हो। जैसे आज अगर आप देखिए चाइना के अंदर देखिए, जापान के अंदर देखिए, यूएस के अंदर देखिए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब आप इंडिया के अंदर देखिए, वंदे भारत बनी, और भी कितनी सारी रेलों का नेटवर्क कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और आज से 10 से 15 साल बाद रेल का नेटवर्क और भी तेजी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरली जितना डेवलपमेंट देश होगा उतना ही बेहतर होगा इंडिया। तो यहां पर आप किसी चीज को कॉपी नहीं कर रहे हैं, केवल एक रेफरेंस उठा रहे हैं बढ़ती हुई इकोनॉमीज को देखकर, क्योंकि एट द एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी इसी तरह से बढ़ेगी भैया। तो इस तरह से रेफरेंस लेकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किन सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, और उन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अपना पैसा लगा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट तरीका मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने का। दूसरा तरीका है फ्यूचर थिंकिंग। यहां पर आप किसी चीज का रेफरेंस ले सकते हैं, आपका एनालिसिस लग सकता है, आप किसी बुक के अंदर या किसी और चीज के बारे में समझ सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं। इन सारी चीजों से आप फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहते। दूसरा, इससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 चीजें। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हम इसी वजह से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बैटरियों से भी अच्छा खासा प्रदूषण होने वाला है सर, इसलिए हम बैटरी से भी अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और उसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल। बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे देश इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद इनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक फ्यूचर को देखने का तरीका है, एक नजरिया है। इसी तरह से आप ये सोच सकते हैं, जैसे आज आपको अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, आपको नहीं लगता है मुझे किसी में भी नहीं करना चाहिए, मैं तो अपना एक अलग सेक्टर ढूंढूंगा, या फिर आपने इन सभी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपके पास लगता है कि मेरे पास 50,000 1 लाख रुपए हैं, इनको मैं एक ऐसे सेक्टर में लगाना चाहता हूं जिनके अंदर अभी तक ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लेकिन आज से 30 साल बाद 15 साल बाद इनमें एक अच्छी खासी मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो फिर आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि आज से 15 साल बाद फ्यूचर किस तरीके से होगा, उनमें कौन से सेक्टर लीड करने वाले। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी सेक्टर को आप सोच रहे हो उसके पीछे एक मजबूत ठोस कारण चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप केवल तुक्के से काम कर रहे हो, और तुक्के से लॉस देखने को मिले। अब यहां पर ये जो दूसरा तरीका है ना, ये इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप सफल होते हैं तो आपका पैसा केवल 100 गुना 200 गुना नहीं होगा सर, 1000 गुना 10,000 गुना इस तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा, सीधा मल्टीप्लायर पर लेगा। क्योंकि जिस समय आप उस स्टॉक को खरीदोगे उसका प्राइस 20, 30, 50, 100 रुपए का होगा, लेकिन जब वो ग्रोथ में आएगा ना सर, तो उसका प्राइस 5,000, 10,000 इस तरह से चला। दूसरे तरीके में प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस भी उतना ही ज्यादा है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। लॉस आपको पूरा, अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आपका 1 करोड़ खत्म हो सकता है, 1 लाख पूरा जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस 50-50% है। आपका एनालिसिस अगर पूरा सही होता है तो आप ग्रोथ कर जाओगे, नहीं होता है तो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। ये रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है जब आप अपना एनालिसिस करते हो एज अ फ्यूचर को देखकर, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तीसरे तरीके पर तीसरा तरीका है इंडियन कल्चर सेक्टर और इंडियन हैबिट सेक्टर। ये दोनों एक ही चीज है, मतलब मिले जुली चीजें हैं। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। लोगों को सबसे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक कौन से पसंद आते हैं, कभी आपने सोचा? लोगों को सबसे ज्यादा वो स्टॉक पसंद आते हैं, वो मल्टीबैगर स्टॉक पसंद आते हैं जो कि 100 रुपए थे, 100 रुपए से 1000 हुए, 1000 से 2000 हुए, 2000 से 3000 हुए, 3000 से 4000 हुए, कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। वो वापस नहीं आ रहे सर, वो नीचे, वो चाहे धीरे धीरे बढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। एग्जांपल देता हूं टाइटन। अब कमेंट करके बताना मैं सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा। मैं इसलिए, और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब आप पहले
तरीके को यूज करते हो या फिर आप दूसरे तरीके को यूज करते हो, तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। अब इन टेक्नोलॉजीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो हम तीसरे वाले पॉइंट के अंदर ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ टाइटन का स्टॉक, राकेश झुनझुनवाला जी ने की वजह से ये स्टॉक बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि भैया इसमें 3-4 रुपए स्टॉक को खरीदा और उन्होंने बेचा ही नहीं। ये स्टॉक कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलती है समय अनुसार, लेकिन उस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल वगैरह सब कुछ सही है और स्टॉक कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। इसी तरह का एमआरएफ का स्टॉक है, विप्रो का स्टॉक निकल कर आता है, टीसीएस का स्टॉक निकल कर आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक निकल कर आता है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का स्टॉक निकल कर आता है। लेकिन इन सभी स्टॉक में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडियन हैबिट से जुड़े हुए हैं। एग्जांपल के आपको लिए बताता हूं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिस्किट। मैं आपसे पूछता हूं क्या आज से 10 साल बाद लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे? नहीं। आज से 10 साल बाद क्या कोई ऐसी गाड़ियां आनी शुरू हो जाएगी जिसके अंदर हमें टायर का यूज ना करना पड़े? नहीं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब आप कोई ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हो जो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे, चाहे वो धीरे धीरे बढ़े लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे, उसके अंदर हैबिटेबल चीज होनी चाहिए जिसकी आदत लोगों को लग जाए, या फिर उसके अंदर इंडियन कल्चर का तड़का होना चाहिए। एग्जांपल जैसे मैं टाइटन का देता हूं। अब जैसे कोई व्यक्ति टाइटन की कोई घड़ी खरीदता है, वो उस घड़ी को 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार पहन लेता है। अब वो घड़ी टूटी नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा क्या होगी, यार अब उसको नई चीजों के अंदर ट्रांसफर करें, नई घड़ी खरीदना चाहिए। अब उसको क्वालिटी पसंद आ गई, सब कुछ पसंद आ गई, अब वो दोबारा टाइटन की घड़ी खरीदता है। दोबारा टाइटन की घड़ी खरीदता है तो उसको फीचर्स नहीं मिल जाते, डिजाइन नहीं मिल जाती है। लेकिन आप सोचिए पिछले वाली घड़ी खराब तो रही है, लेकिन उसकी बिक्री तो बढ़ गई है सर एक बार के लिए। बस यही चीज है। इसी तरह से साबुन बनाने वाली कंपनी, सॉस बनाने कंपनी, इसी तरह की वो कंपनीज जो कंसिस्टेंटली हैबिटेबल है, जिनको लोग लगातार यूज करते हैं। आप देखिए बड़े से बड़े इन्वेस्टर जो है वो हमेशा ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? कोका कोला में वॉरेन बफेट ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया? सॉस बनाने वाली कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग बंद नहीं कर सकते, ये हैबिटेबल चीज है। कोरोना क्राइसिस भी ऐसी चीजों का कुछ नहीं उखाड़ सकी सर, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। तो अगर आपको वास्तविकता में मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए इस तरह के, तो आपको ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे सेक्टर पर रिसर्च करनी चाहिए जिनका कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, जो हैबिटेबल हो और इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। आपने एक चीज और नोट की होगी, जैसे इंडिया के अंदर लोगों के पास सोने के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, लेकिन फिर भी धनतेरस दिन वाले दिन लोग सोना या चांदी कुछ ना कुछ खरीदते हैं। क्यों? वो कल्चर के अंदर है। और भी इसी तरह के कल्चरल स्टॉक्स हैं, और इससे फायदा किनको होता है? उन कंपनियों के अंदर जो सोने या चांदी से जुड़ी हुई कंपनीज है। तो ऐसे स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं। इनमें कुछ स्मॉल कैप कंपनीज होती है, कुछ मिड कैप होती है, कुछ लार्ज कैप होती है। आपको ऐसे जब स्टॉक्स मिल जाए, ऐसे सेक्टर मिल जाए, तो आपको केवल टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उनके मिड कैप में भी करना है और स्मॉल कैप के अंदर भी करना है, और उन्हीं में से एक स्टॉक ऐसा होगा जो कि मल्टीबैगर बन जाएगा आपके लिए। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट और कहा था कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्टर होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? जैसे आज अगर हम बात करें जियो की, इसने 4G लेकर आया, 4G लेकर आते एयरटेल की ऐसी तैसी हो गई। अब अगर एयरटेल 5G ले आता है, जियो का 5G है वो इतना इफेक्टिवली तरीके से काम नहीं करता जितना एयरटेल का काम कर रहा है। एयरटेल सारा मार्केट शेयर वापस ले लेगा जियो से। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर टेक्नोलॉजी को कंसिस्टेंटली उस पर काम ना किया जाए, उसमें सबसे बेहतर ना बना जाए, तो फिर वो मार्केट शेयर दूसरी कंपनी खा जाती है। एक और एग्जांपल देता हूं। आज से 4 से 5 साल पहले एक फोन है जो हर किसी के पास आपको दिखता था, जब भी किसी की मिस कॉल आती थी, भैया मेरा फोन आया, मेरा फोन आया, वो था MI का फोन। आज सेम सिचुएशन है, जब भी किसी का फोन आता है तो लोग बोलते हैं मेरा फोन आया, मेरा फोन आया, और उस फोन का नाम है OnePlus ने MI का मार्केट शेयर खा गया, यहां तक कि सैमसंग का भी मार्केट शेयर खा गया, और थोड़ा % मार्केट शेयर इसने एप्पल का भी खा गया। आप देख लीजिए एप्पल से उसकी तुलना होती है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी से उस स्टॉक के पूरे का पूरा फंडामेंटल बदल जाता है। नोकिया और ब्लैकबेरी इसी वजह से बर्बाद हो गए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिलती है। इसी वजह से ये स्टॉक थोड़े समय तक तो खूब अच्छे तरह से चलते हैं, लेकिन उसके बाद पैसा इनका सेक्टर छोड़कर दूसरे सेक्टर में चला जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे अगर हम फंडामेंटली भी बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इस तरह के स्टॉक में, इस तरह के सेक्टर में 15 से 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है, जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनी या इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी। तो ये सारे सेक्टर पूरी तरह से बदल जाएंगे, पैसा इन सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर के अंदर चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो टेक्नोलॉजी में अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक मिलते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, 15 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन आखिरकार इनमें पैसा सेक्टर कहीं ना कहीं छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद वही मल्टीबैगर स्टॉक सबसे ज्यादा काम के होते हैं जो लगातार आपको प्रॉफिट बनाकर देते रहे, लगातार ग्रोथ करते रहे, जो कि हैबिटेबल और इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं। तो यहां तक आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा पॉइंट निकल कर आता है थिंक योर कंट्री। एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम 14 साल पहले चलते हैं, 2010 से अगर हम बात करें तो 2010 से लेकर आज 2023 के अंदर कंसिस्टेंटली गरीबी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब इस गरीबी का मुख्य कारण पॉलिटिकल में आपको बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। यहां पर एक जो मुख्य कारण है वो आप समझिए, लोगों की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, लोगों के खर्चे जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खर्चों का मतलब ये नहीं कि आटा, चाल, दाल इनका भाव बढ़ गया है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सारी चीज होती है।
मेन जो सबसे बड़ा कारण है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। आप देखिए हेल्थ केयर सेक्टर कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। 2010 के आसपास अगर आप 50 रुपए आपकी जेब में हो तो आपको 5-6 दिन की दवाई मिल जाती है। आज उसी 5-6 दिन की दवाई खरीदने के लिए आपको 500 रुपए से 1000 रुपए तक देने पड़ते हैं। महंगाई 10 से 20 गुना हो गई हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ऑपरेशन कितने ज्यादा महंगे हो गए, 10,000 के ऑपरेशन 1-1 लाख के होने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत तेजी से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फायदा किनको हो रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनी को। आज अगर कोई व्यक्ति एक हार्ट का ऑपरेशन करवाता है और अगर आप उसके पूरे जीवन की गणना करें तो अगर आप उसके खर्चे देखेंगे तो उसकी दवाइयों का खर्चा उसके ट्रीटमेंट के खर्चे से कई गुना ज्यादा होगा। तो वो फायदा किसको देखने को मिल रहा है? हेल्थ केयर वाली कंपनीज को। जब आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं अपनी कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उससे जुड़े हुए सेक्टर के बारे में, तो आपको एक सेक्टर समझ में आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब एक रेफरेंस जोड़कर देखिए, आज जब अमेरिका में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है यूएस के अंदर तो उसका बजट गड़बड़ा जाता है सर। इतनी ज्यादा महंगाई है वहां पर, खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। बस यही चीज आप समझ कर देखिए आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है इंडिया के अंदर। जब आपने सारे रेफरेंस जोड़े, खुद का एनालिसिस आपने लगाया, तब आपको समझ में आता है हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आज से 10 साल के बाद, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर ग्रोथ होता है। और एक और चीज आप देखिए, 2010 के अंदर लोग जितना बीमार होते थे या जितनी बीमारियां थी, आज उससे कई गुना ज्यादा बीमारियां भी हो चुकी हैं। तो जितना ज्यादा लोग बीमार होंगे उतने ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करेगा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उनका शेयर प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जाएगा। तो अगर इनका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिलेगा सर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अंडर रेटेड से लेकर के रेटेड से लेकर के किसी भी स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। आप टॉप कंपनियों में क्यों लगाते हो पैसा? मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, उसमें कुछ पेनी स्टॉक्स में मिलेंगे और ऐसे स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर। यहां तक कि अगर आप रेटेड स्टॉक में पैसा लगाते हो तो भी 15 से 20 साल में आपको वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ बनाकर देंगे और एक अच्छा रिटर्न बनाकर। तो यहां मैंने सिर्फ एक एनालिसिस किया है फार्मास्यूटिकल का। आप इसी तरह रेलवे का एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसी तरह पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों का एनालिसिस करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर अगले 15, 20 साल, 30 साल के अंदर कौन से सेक्टर ग्रोथ करने वाले हैं इंडिया के। अब पांचवा और एक आखिरी तरीका, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। अब यहां पर आप कहोगे भैया 4 तरीके जो मैंने बताए, पिछले 4 तरीके वो बड़े शानदार मैंने आपको बताया, बहुत शानदार आपको लगेंगे। अब ये 5वां तरीका तो आपको दिल खुश हो गया, भैया पेनी स्टॉक हाथ में आने वाले, तो ये तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब इसका आंसर आता है क्यों, मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जो मैंने पिछले 4 तरीके बताए उनमें कुछ आपको पेनी स्टॉक में मिलेंगे, कुछ मिड कैप के स्टॉक में मिलेंगे और कुछ लार्ज कैप के स्टॉक में मिलेंगे, तो उनमें पेनी स्टॉक भी इंक्लूड हो गए। तो फिर इस पेनी स्टॉक में अंतर क्या है? इन पेनी स्टॉक की खास बात यह है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं होते, लेकिन ये मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर आपको देते हैं। मतलब दोबारा बोलता हूं, ध्यान से समझना, ये पेनी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक नहीं होते हैं, लेकिन ये मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देते हैं, इसलिए ये खास स्टॉक बन जाते हैं। और ये 5वां तरीका मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के तरीके में नहीं आता। 5वां तरीका बिल्कुल एक यूनिक पॉइंट है जिसको हम किसी अलग वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर क्लियर करेंगे। लेकिन सच्ची कह रहा हूं, टाइम आने पर जब ये वीडियो आपके सामने आएगी, इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर पेनी स्टॉक से रिलेटेड कभी नहीं देखने को मिलेगी, ये भी मेरी गारंटी है। तो मुझे लगता है ये चारों ही तरीके आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ समझाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।